इसको ऐसे कर लो, मैं पढ़ाती नहीं हूँ, मुझे पढ़ाया जाता है ना। प्रमिला तो कल मौजूद थी यहाँ और जनरल पे थी। बाकी जीतू, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मुझे पढ़ाया जाता है। I don't teach. I don't teach, okay. They taught me. हाँ, they me. मुझे पढ़ाया जाता है। पैसिव है, एक्टिव नहीं है। ये सेंटेंस पैसिव है, ये एक्टिव था। नेहा, मैं पढ़ाती नहीं हूँ, मुझे पढ़ाया जाता है। या फिर मैं पढ़ाती नहीं हूँ, मुझे पढ़ाना पड़ता है। नेहा, मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो इसकी क्या इंग्लिश होगी? मतलब ये कोई कंपल्शन बता रहा है ना, कोई मजबूरी बता रहा है। तुम चाहती तो नहीं हो पढ़ाना, मगर कोई ऐसी फाउंडेशन या फिर ऐसा कोई कंपल्शन है जिसकी वजह से तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा है। मुझे पढ़ाना पड़ता है। दोनों में से दोनों की इंग्लिश बतानी है। मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है। वीरेंद्र, कैसे करेंगे आप ट्रांसलेट इसको? I don't teach. I was taught. भाई वहां से है। I am taught. I am taught to. I am taught. आई एम टॉट, सही है। पैसिव है जो कह रहा है कि आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। देखो वो जो थोड़ा विचित्र स्थिति है, इस एम आर के साथ में हमेशा हम लोग क्या देखते हैं? आई एन जी। जबकि यहाँ इस एम आर के साथ में क्या चल रहा है? थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। ठीक है। अच्छा, मुझे पढ़ाना पड़ता है। अब पढ़ाना पड़ता है में भी दो अलग अलग तरह की बात आती है। एक तो कि मैं खुश हूँ और खुश होने के साथ कह रहा हूँ कि मुझे पढ़ाना पड़ता है, खुशी। और एक मजबूरी है यार, मैं पढ़ाना तो नहीं चाहता पर पढ़ाना पड़ता है, ना खुश। तो दो अलग अलग सेंस आएंगे। तो मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। देखो, जब खुश होने के साथ में कर रहा है वो, तो यहाँ कहेंगे I am to teach। मतलब जहाँ मैं अपनी खुद की प्रसन्नता और मैं अपनी खुद की डिजायर भी जाहिर कर रहा हूँ के साथ I am to teach, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना पड़ता है। या फिर जब मैं ना खुश हूँ, I have to teach। हैव में कंपल्शन को बताया जा रहा है ना। दोनों हालांकि कंपल्शन में, आप इसको इधर से इधर से उधर कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये I have to teach में मुझे पढ़ाना पड़ेगा सर, वो हो जाएगा। नहीं, मुझे पढ़ाना पड़ता है, I have to teach। वो होता है सर, आप मुझे ये करना पड़ेगा, या उसमें तो हैव का यूज वही होता है। I have to do that। मुझे ये करना पड़ेगा। I will have to do that। देखो, have में जब तक कि will और shall नहीं आएगा ना, have में will और shall, तब तक वो फ्यूचर में नहीं है। फ्यूचर में अपन देख रहे हैं will shall have उस वक्त, और I have to teach। इसका हिंदी तो ये होगा सर कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा, I have to teach। क्या कंफर्म है? फिर इसकी क्या इंग्लिश होगी? मुझे पढ़ाना पड़ता है, I am to teach। या मुझे जाना है, I have to go। मुझे जाना है, या मुझे पढ़ाना है। इसको ऐसे कर दे, मुझे पढ़ाना है की क्या इंग्लिश होगी? आई हैव टू टीच। फिर आपकी हिंदी आ जाएगी वापस, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो फिर उस पर क्या करेंगे? तो सेम इंग्लिश अलग अलग सेंस दे रही है। मुझे जाना है,
I have to go. I am getting late. I had to teach. मुझे पढ़ाना पड़ा. पढ़ता है ना I I had. had to teach. हैव टू आया सर सही है इन्होंने Had में तो past past हो जाएगा. हाँ गिर गया तो नहीं जमा तो चालू कर दी रिकॉर्डिंग. प्रातिनिधिक वाक्य. सेट ऑफ 8 ऑर्डर 8 रूल 6. 6 ऑर्डर 8 6 रूल 6A. सबसीक्वेंट प्लीडिंग. पश्चातवर्ती अभिवचन. 8 9 पश्चातवर्ती अभिवचन. ऑर्डर 8 रूल 8 रूल 8 का कहता है. कल पढ़ा था अपन. अभिवचन में 6-7 में 6-7 में कोई नया ग्राउंड आ रहा है. नया देख के बताया या ऐसे ही? कोई डिफेंस का नया ग्राउंड क्रिएट हो गया है. तो प्रतिरक्षा के नए आधार को ऑर्डर 8 रूल 8 में जोड़ा जा सकता है. और ऑर्डर 8 का रूल 9 क्या कहता है? नई प्लीडिंग्स पूरी की पूरी सबसीक्वेंट प्लीडिंग्स है. प्लीडिंग्स पर संशोधन. 6-17 नया वादी और प्रतिवादी को जोड़ना. 1-10 संदेह की स्थिति में भी वादी को या प्रतिवादी को जोड़ा जा सकता है. 7 वादी और प्रतिवादियों का संयोजन, असंयोजन और कुसंयोजन. वाद हेतुकों का संयोजन. 2-3 वाद पत्र 2 कॉपी में संस्थित किया जाएगा. 4 का 1 और 4 रूल 1. मान्यता प्राप्त अभिकर्ता की नियुक्ति लिखित दस्तावेज के द्वारा होगी. 3-4 रिटर्न की नियुक्ति लीडर की नियुक्ति रिटर्न रूप से. 3-4 वो बता दिया सर चेंज समन की दस्ती. सर 9 है सर 5 में 9 है सर 9 ए में दस्ती है सर. वीरेंद्र बताएंगे यदि समन की तामील करने के लिए गए और वो व्यक्ति मौजूद नहीं है, अन्य वयस्क पुरुष या अन्य सदस्य पर समन की तामील. ऑर्डर 5 रूल. नलिनी समन की तामील घर के अन्य वयस्क सदस्य पर. जीतू 9-15 प्रतिस्थापित करने का. प्रतिस्थापित समन की तामील का प्रभाव क्या होगा? हम पक्षकार पे व्यक्तिगत संबंध की तामील समझ जाएगा. ऑर्डर 5 रूल 24. कारण में पक्ष निरुद्ध व्यक्तियों को यदि समन भेजना है तो किसको दिया जाएगा? पास अधिकारी को. और
ऑर्डर 5 रूल 30 समन की लेटर भेजना समन के बदले किसी ऐसे आदमी को जिसका कोर्ट ये मानती है कि कैसा व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो प्लीडिंग्स में वाद पत्र और अभी लिखित कथन दोनों शामिल होंगे। प्लीडिंग्स में वाद पत्र और लिखित कथन दोनों होंगे। 6 में 6 ऑर्डर नंबर 6 का रूल नंबर 1 प्लीडिंग्स है ना। वाद पत्र में संशोधन 6-17 या अभिवचन में संशोधन, अभिवचनों में संशोधन 6-17 संशोधन किए जाने के बाद कितने समय में 18 जिसमें क्या बताया 14 डे या जितना कोर्ट मुनासिब समझे, वो कम भी हो सकता है ज्यादा, मिनिमम 14 दिन। वाद पत्र का लौटाया जाना सर 7-10 में सर 7-10 ऑर्डर 7 रूल 10 वाद पत्र का लौटाया जाना। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना 7-11 के कितने आधार सर स्टाम्प 6 आधार है सर, 4 तो सब्सटेंटिव है और 2 प्रोसीजर। 4 सब्सटेंटिव 2 प्रोसीजरल। प्रोसीजरल कौन कौन से? 2 कॉपी में संस्कृत में क्या है? ए बी सी डी ई और एफ है और एफ। ये क्या कहता है? 2 कॉपी में संस्कृत में क्या है? कौन सा ऑर्डर? सर 2-26 ऑर्डर नंबर 4 रूल नंबर 6 रूल नंबर 26। और एफ क्या कहता है? इसी ऑर्डर का रूल ऑर्डर नंबर 7 का रूल नंबर 9 को फुल नहीं किया, फिल नहीं किया ना, फुलफिल नहीं किया। और ग्रहण करना फीस वगैरह जमा नहीं करवाई। वाद ग्रहण करने के बाद प्रक्रिया कितने एलिमेंट थे? 1 2 3 4 और 5। क्या क्या एलिमेंट थे? वाद ग्रहण करने पर प्रक्रिया तो सादा कागज पे 7 दिन के भीतर जितने प्रतिवादी उतनी कॉपियां, जितने प्रतिवादी की संख्या उतनी कॉपी और वो अपेक्षित फीस के साथ के साथ कोर्ट में जमा करवाना। सादा कागज 7 दिन, जितने प्रतिवादी उतनी कॉपियां अपेक्षित फीस के साथ जमा करवाया जाएगा, नहीं तो फिर वाद पत्र नामंजूर हो जाएगा। ऐसा वाद पत्र नामंजूर हो जाता है तो क्या वो डिक्री डिग्री है? वाद पत्र का नामंजूर किया जाना डिक्री है। सेक्शन नंबर 2 में लिख रखा था। क्या वो कंप्लीट डिक्री है? डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री किस लिए है? क्योंकि हम लोगों ने वाद पत्र पेश किया है, कोई आवेदन पेश नहीं किया। और डिक्री किसकी होती है? प्लेंट की होती है, एप्लीकेशन। और डिक्री क्यों नहीं है? क्योंकि 7-11 के बाद इसके प्रभाव 7-13 में लिख रखा है कि यदि वाद पत्र नामंजूर हो जाता है तो वो उसी वाद हेतु पर आप नया वाद संस्थित कर सकते हैं। ठीक है। 4 और क्या बात है जिस पर वाद पत्र नामंजूर हो जाता है? नंबर 1 कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ। नंबर 2 और 3 ये दोनों ऐसे हैं, देखो एक तो है अनुतोष जो मांगा गया है उसकी कीमत वो कम बता रहा है जबकि वास्तविक अनुतोष ज्यादा है। नंबर 2 कोर्ट में जो कोर्ट फीस पेड की गई है वो फीस उसने कम की है, वास्तविक ज्यादा है। इन दोनों स्थिति में कोर्ट ने उसको संशोधन किए जाने के लिए परमिशन ग्रांट कर दी, पर बावजूद उसके वो अभी तक ना तो अनुतोष को अमेंड कर रहे हैं ना फीस को अमेंड कर रहे हैं। ठीक है। अब वाद पत्र नामंजूर हो जाएगा। परमिशन के बाद में स्टाम्प पेश नहीं किया तो वाद पत्र नामंजूर। स्टाम्प भी है सर। हाँ तो ये अच्छा, इसमें फीस को अपर्याप्त स्टाम्प डाल रहे हैं। अपर्याप्त स्टाम्प तो 1 2 3 और चौथा क्या है? विधि के द्वारा वर्जित। विधि के द्वारा वर्जित में क्या क्या बातें लिखी थी? लिमिटेशन के अंदर दायर करना था, लिमिटेशन निकलने के बाद पेश कर रहे हैं तो विधि के द्वारा वर्जित। सीआरपीसी में हम लोग देखते हैं कि विधि के द्वारा समय अवधि जो बता रखी है उसी में ही दावा या फिर कॉग्निजेंस लिया जाएगा, उसके बाद में कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। लिमिटेशन एक्ट में हम देखते हैं कि यही समय है कोर्स ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद इसी समय में कोर्ट में पेश होना है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। या फिर अपन ने बताया था कि 125 सीआरपीसी में एप्लीकेशन मूव कर दिए किसी पुरुष ने किसी महिला के खिलाफ, मतलब पति ने अपने पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन डाल दी। पति ने पत्नी के विरुद्ध क्या कर सकते हैं? कॉम्पिटेंस नहीं है, विधि के द्वारा वर्जित है। सेम इस तरह की बात कर एक और डिस्कस की थी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 9 में कौन आवेदन पेश कर सकता है?
पति भी कर पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है। जबकि मुस्लिम विवाह के विच्छेद से अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 में जो तलाक के संरक्षण के संबंध में अधिकार दिए वो केवल वाइफ को दिए। पुरुष ने विवाह को डिसॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी, तो क्या डाल सकता है? विधि के द्वारा वर्जित है, वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता है। हो गया ये सब चीजें। फिर बाद में जो 7-13 13 से वो इस नया वाद नहीं करेंगे। पेश किए जाने से ये वर्जित नहीं किया जाएगा, लाया जा सकता है उसी आधार पर। यदि ये वास्तविक डिग्री होती तो क्या नया बात ला सकते थे? कौन सा सेक्शन मना करता है? सर 11 सेक्शन नंबर 11 है ना, ठीक, इसलिए ये डीम्ड डिग्री है। समझ रहे हो वीरेंद्र? यदि ये वास्तविक डिग्री होती तो सेक्शन नंबर 11 में मना कर रखा है, और इसके बावजूद भी मना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक डिग्री नहीं है, ये डीम्ड डिग्री है। आगे आए 7-13 8-6 ऑर्डर 8 रूल 6 सेट ऑफ, हाँ ये तो ऑर्डर 7 है ना, अब ऑर्डर नंबर 8 है। सेट ऑफ के 7 इलस्ट्रेशंस थे कल। जैनब, प्रमीला, सरफराज और जुबैर पढ़े? मैं तो अभी आई हूँ सर, ग्रुप से। हो गया आपका? फाइल होगी सारी सबमिट होगी, ठीक है। हाँ, ऑर्डर नंबर 8 के रूल नंबर 6 के 7 इलस्ट्रेशन है ना, एक काम करते हैं जो पढ़ रहे हैं मुझे ये मेरा है, आपका क्या है? ये देखो, कोशिश करो इंग्लिश में देखो। क्या बताया था मैंने? निश्चित धनराशि होनी चाहिए और स्टेटस सेम होना चाहिए दोनों का। समान है। हम साथ में ही फोन क्या हुआ? भरोसा नहीं होगा। तू बता, तेरे को भरोसा बता, रीजन बता तू एक। नहीं करने का रीजन बताइए। हाँ बता ना तू। तू कल रीजन बता, नहीं हो सकता होने का रिकॉर्ड ऑन हो जाएगा, हो जाएगा। बाबा मुझे सुबह चला नहीं जा रहा था, हैं? गाड़ी लेके चलता है। चला नहीं जाता। करिए। अरे यार तू ये तो तेरे बहुत याद है। निकाल गया सब जाएगा, अरे कुछ और मोबाइल तो ये और हो जाएगा। रन हो जाएगा, जो भी जाएगा रन हो जाएगा, कोई एडिटिंग नहीं होगी यार। मैं देते तो बोला हम जीतू को किसी काम के लिए नहीं बोला, मैंने इसको 3 काम बोला अब तक, एक भी नहीं हुआ इससे। मैंने कितने काम बोल दिया होते? वो वाले काम मत बोलना। निकाला इलस्ट्रेशन, पढ़ा कोई? ईमानदारी तो बुरी है। ऑर्डर नंबर 8 का रूल नंबर 6, सबसे लास्ट वाला इलस्ट्रेशन पढ़ो, इलस्ट्रेशन नंबर H। हाँ, क को ख और ग की भागीदारी फर्म को 1000 रुपए देने हैं। समझो किसको देने हैं? क को ख और ग को। हाँ, ख और ग एक भागीदारी फर्म है, वो किससे मांगती है? क से मांगती है, ठीक है। ग को उत्तरजीवी छोड़कर ख मर जाता है। मतलब ख मर चुका है और उसने अपनी पावर किसको देकर मरा है? ग को, ठीक है। ग पर उसकी पृथक हैसियत से 1500 रुपए के एक ऋण के लिए दावा क लगाता है। ग 1000 रुपए के ऋण का मुद्रा कर सकेगा। क्यों करना है मुजरा? निश्चित धनराशि है और उन आदमियों का स्टेटस सही जैसे ही है, क्योंकि वो जिस आदमी से पैसे मांग रहा था उसने अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको अपॉइंट किया है ना, वो उससे 1500 रुपए मांग रहा था। इन दोनों ने मिलकर इससे 1000 रुपए मांगे और ये उससे कितने रुपए मांग रहे हैं? 1500 रुपए।
डिटरमाइन किए जाने वाले धनराशि है, स्टेटस भी एक जैसा है, इस वजह से उस पर मुद्रा किया जा सकता है। सर इसमें जो ये खाने गव को दे दो। हाँ, अब ये जो मतलब ए बी और सी मान लेते हैं ना, ए से डिमांड कर रहे हैं कौन, बी और सी, ये रहे दो बी और सी और ये ए, इन दोनों ने इससे 1000 रुपए का दावा किया कि साहब आप मेरे को 1000 रुपए दे दो। इसमें से कौन खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, कौन बचा केवल सी, ये रहा ए और ये सी। बी से कौन रुपए मांगता था, ए, कितने रुपए मांगता था, 1500। इसने अपने मरने से पहले लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको अपॉइंट किया, बी को तो क्या मतलब सी तो मर गया, किसको रिप्रेजेंट किया, अच्छा मैं थोड़ा सा चूक गया हूं ना, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, मरने के बाद उसकी संपत्ति से सारे एंटरटेन वही करेंगे, तो वास्तव में उसकी संपत्ति हकदार थी पैसे लेने के लिए ए, क्योंकि जो आदमी मरा उससे 1500 रुपए मांगता था, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया। तो क्या ये इससे 1000 रुपए ये इससे मांग रहा है, ये उससे 1500 रुपए मांग सकता है, स्टेटस सेम हो गया, पैसों की धनराशि सेम होगी, अतः मुद्रा किया जा सकता है। इसके जस्ट पहले वाला सर इसको सर वो आज जो आपसे पूछा था कन्वेंसेंस में मांग सकते हैं ना सर, कन्वेंसिंग में, हाँ सर कन्वेंसिंग इसमें में अपने राइट्स ट्रांसफर कर दिया ना। हाँ, तो आप इसको सेट ऑफ में कन्विंसिंग क्यों करते हो, वो तो एक अलग चीज हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, सेल डीड कर दो, गिफ्ट डीड कर दो, वसीयत कर दो और पावर ऑफ अटॉर्नी कर दो, और ट्रांसफर क्या किया जा सकता है। कन्वेंसिंग में बहुत सारी चीजें पर ट्रांसफर, आप मुख्तियारनामा कर दो और मुख्तियारनामा कर दो दोनों। कन्वेंसिंग का मतलब होता है अधिकारों का हस्तांतरण, द ट्रांसफर ऑफ राइट्स, जिसमें मैं अपनी प्रॉपर्टी का बेचना, किराया लेना, रजिस्ट्री करवाना, सब कुछ करने के लिए मैंने वीरेंद्र को अपॉइंट कर दिया। ऑस्टेंशियबल ऑनर में तो मैं उसके नाम की प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, जबकि वो वास्तविक आदमी होता नहीं, दृश्यमान स्वामी वो नहीं। अरे भाई देखो, कन्वेंसिंग का मतलब ये होता है हमारे राइट्स को ट्रांसफर करना। मैंने किसी आदमी को मेरी प्रॉपर्टी बेच दी, तो मैंने क्या किया, हस्तांतरण किया, किनका, अधिकार का, उस प्रॉपर्टी के संबंध में, इसको ही कन्वेंसिंग कहते हैं। मैंने गिफ्ट दे दिया, आप लोगों को मेरी कोई प्रॉपर्टी मैंने गिफ्ट कर दी, क्या किया, हाँ स्वप्न, जब अपन रात में सोएंगे ना, तब जो ख्वाब आएंगे वहां पर हत्याग क्या होता है भाई, जो भी अपने राइट से उनको अमूमन ना फैमिली में है ना, बहनें ब्याह होकर चली जाती है और फिर भाइयों के बीच में डिस्प्यूट होता है कि साहब पापा की प्रॉपर्टी पर कौन कौन हकदार है। तो एक बहन थी, दो भाई थे, दो भाइयों ने प्रॉपर्टी ले ली, बहन का मायरा वगैरह बनने का सब इन्होंने डिसाइड कर लिया शाम पर देंगे, पर पापा की प्रॉपर्टी पर तुम एंटरटेन नहीं करोगे। बहन को बुलाया और उसने क्या कर दिया कि साहब मैं अपना हक त्याग दी, इसका संबंध में इस प्रॉपर्टी का संबंध है, ये प्रॉपर्टी किन की होगी आज के बाद में, इन दोनों की। तो हक क्या कर दिया, त्याग, हक त्याग क्या कहते हैं इंग्लिश में, हक त्याग। तो ये हो गए कन्विंसिंग के 5, विल, सेल, गिफ्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी और हक त्याग क्या कहते हैं, कुछ ऐसा बहुत सारी चीजें। एक इतनी जड़ी किताब है, कितने सारे वो कन्विंसिंग होती है, तुम इस सेट ऑफ के पीछे क्यों पड़े हो? नहीं तो अभी आया ना तो मैंने पूछा कि ये नहीं, इसको नहीं करना है, ये सेट ऑफ में। हाँ, इसके जस्ट ऊपर वाला इलस्ट्रेशन और ग के विरुद्ध 100 रुपए के लिए ग बात लाता है। समझना, 100 रुपए लिखा 100 रुपए लिखा हुआ है। है, वो लिखा है। इसके पहले वाले में क्या था, मतलब जो अपन ने लास्ट वाला पढ़ा, लास्ट वाला जो अपन ने पढ़ा वो क्या था कि 2 आदमी मांग रहे थे एक आदमी से। लिखा है। इस वाले में क्या हो रहा है, एक आदमी मांग रहा है 2 आदमी से, है ना। चलो, ख अपने ऋण का मुद्रा नहीं कर सकता जो अकेले उसे ही ग से सोती है। उन दोनों से मिलकर वो 100 रुपए की डिमांड कर रहा है कि साहब मैं तुम दोनों से मिलकर 100 रुपए मांगता, पर इससे अकेले से ये अकेला ही पैसा मांगता है, ये 100 रुपए जाएंगे तो उन दोनों को जाएंगे, वो अकेले 100 रुपए मांगेगा और ये कह रहा है अच्छा चलो मुजरा कर दिया, तो बेचारे उस दूसरे आदमी के पास में क्या है, कुछ भी नहीं आएगा, तो इस वजह से उसको मुजरा नहीं किया जा सकता है। समझ गए। अगर कोई अकेला 2 जन ही होते तो फिर वो 2 जन होते तब तो करो ना, घर में बैठ के राजी को करो, कोई मना नहीं कर रहा। क्या तो मांग रहे इससे, देखो, इन दो ख और ग के विरुद्ध 100 रुपए के लिए क वाद लाता है, मतलब एक आदमी है, कितने आदमी के विरुद्ध वाद है, ये रहा एक आदमी, इसने दावा किया
कितने रुपए दो तुम मेरे को मिलकर? 100 रुपए, 50 रुपए दो, कुछ भी दो। बी ने कहा कि साहब मैं तेरे से 100 रुपए मांगता हूँ। तो ये आदमी क्या इस व्यक्ति से इस 100 रुपए की, जो 100 रुपए इसने इनको कंबाइंड रूप से मांगे जा रहे हैं ए के द्वारा इन दोनों से, क्या उसमें ये एक आदमी अपने निजी व्यक्तिगत हैसियत रखते हुए इस आदमी से उस 100 रुपए की डिमांड इस मुजरे में कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि 100 अलग विषय वस्तु का है और वो 100 अलग विषय वस्तु, जो अलग एग्जिस्टेंस का है, क्या अलग है, अतः ये इसको मुजरा नहीं कर सकता। जस्ट इसके ऊपर वाला क और ख 1000 रुपए के लिए ग के विरुद्ध बात करते हैं। ग उस ऋण को मुद्रा नहीं कर सकता जो केवल क द्वारा उसे सोती है। अब इसमें क्या था, दो आदमी एक आदमी के ऊपर बात है, और नीचे वाले में क्या था, एक आदमी दो आदमी के ऊपर बात है। बस से कंडीशन को याद रखना, चाहे एक आदमी इन दो के विरुद्ध बात है या दो आदमी इस एक के विरुद्ध बात है, मुद्रा नहीं कह सकता। पर जो थर्ड इलस्ट्रेशन पढ़ा, इस आदमी ने इन दोनों के खिलाफ दावा किया था। ये आदमी अपनी लीगल अपनी एंटिटी किसको देकर मर गया? इसको। इससे ये मांगता था उस वक्त, तो अब ये क्या इससे क्लेम कर सकता है? मुझे हाँ कर सकता है। तो 3 एग्जांपल, 1 2 3। पर सर आपने बोला 100 रुपए वाला ना सर, तो उसमें से सर अपने हिस्से का पैसे तो बोल सकता है ना सर, मैं इससे मानता हूँ तो मैं 50 रुपए नहीं दूंगा। हाँ, कल आप नहीं थे ना, इस वजह से ये क्वेश्चन है। स्टेटस चेंज हो गया, हैसियत चेंज हो गई ना उनकी, स्टेटस भी तो एक जैसा ही होना चाहिए। और हम भी लाइट लगाऊंगा। हाँ, एक बार वो चालू दरवाजा खोलो तो फिर नहीं होगी तो उसको रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया। ये चार्ज नहीं है हाँ लेकिन माने के क्या इसको कोई ऐसे पकड़ के बैठ सकता है? सज्जनों बिल्कुल खुशी को वहाँ तो सच है। नहीं, ये आपने इसमें डाला तो आपने पकड़ नहीं पाओगे बाहर। जीतू तू लगा हो गया। देखो 3 इलस्ट्रेशन मैंने पढ़ा दिए, 4 इलस्ट्रेशन आप घर जाके पढ़ोगे, नहीं समझ में आता है तो कल डिस्कस करेंगे। 6A हो गया। ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 8 प्रतिरक्षा का नया था। अच्छा, ऑर्डर नंबर 8 का 8 कर दिया अपन, वो 9 का 8। ऑर्डर 8 का 8 क्या था? 8 नहीं है क्या? ठीक है। प्रतिरक्षा का नया आधार हो गया, 8 का 9 50% अभिवचन हो गए। ये संशोधन देंगे, संशोधन 6-17 था। ऑर्डर नंबर 9 उस दिन अपन ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, जिस वक्त अपन ने क्या पढ़ा था, सेक्शन नंबर 12। तो सेक्शन नंबर 12 जब पढ़ा था तो एक्स पार्टी डिग्री और एक पक्षीय आदेश वो सारे करते हुए ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 8, ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 9, सब चीजें अपनी क्लियर थी। ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 5। के पश्चात 7 दिन तक नए संबंध के लिए आवेदन करने में असफल रहता है। क्या मतलब हुआ इसका? सर संबंध भेज दिया है और वापस लौट गया है, और उसने वापस संबंध भेजने के लिए अगर 7 दिन में वापस आवेदन नहीं किया है तो ऐसा बोलो कि संबंध भेजा
और समन बिना तामील हुए वापस लौट गया। इस शब्द को बीच में डालना पड़ेगा और अब उसको वापस से रीसेंड करवाना है। कितने दिन के अंदर अंदर करवाना पड़ेगा? यदि नहीं करवा पाता है तो बात पत्र खारिज किया जाएगा। ऑर्डर नंबर 9 का 8 अपन ने देख लिया था। ऑर्डर नंबर 9 का 6 भी अपन लोगों ने पढ़ लिया था। ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 9 भी पढ़ लिया था। और 9-13 ये भी हो गया था। दीपक बताएंगे कि क्या एक पक्षीय पारित की गई डिक्री की अपील हो सकती है या नहीं हो सकती? अपील हो सकती है सर। कहाँ दिया हुआ ये प्रोविजन? केवल लोगों की गर्दन मिला के और उसमें अपना आमद पर सब अपास कराने के लिए तो आवेदन करेगा, उसी कोर्ट में करेगा ना सर। सवाल क्या है मेरा? सवाल मेरा ये है कि एक्स पार्टी डिग्री पारित होगी, क्या एक्स पार्टी डिग्री की अपील हो सकती है क्या? या किसी भी डिग्री की अपील होने के लिए ये जरूरी है कि डिग्री या मामला कंटेस्टेड होना चाहिए, एक्स पार्टी नहीं होना चाहिए। कंटेस्टेड का मतलब साक्ष्यों, सबूत, गवाह को मद्देनजर रखने के बाद जब कोर्ट फाइनल डिग्री देता है तो उसको अपन कहते हैं कंटेस्टेड डिग्री। मतलब तर्क वितर्क, गुण अवगुण पर सुनने के बाद एक्स पार्टी डिग्री को कंटेस्टेड डिग्री नहीं कहते, वो दूसरे पक्षकार को बिना सुने पारित की जाती है। तो सवाल मेरा ये है कि डिग्री का अपील होने के लिए क्या जरूरी है कि कंटेस्टेड डिग्री हो या एक पक्षीय सुनवाई करके भी पारित करके डिग्री की अपील हो सकती है? ये सवाल है मेरा। अब सीधा सा सवाल, एक पक्षीय पारित किए गए डिग्रियों की अपील होगी, नहीं होगी, हो सकेगी, नहीं हो सकेगी? पल्लवी, नेहा, जैनब। सेक्शन पढ़ा तो था, उसमें पहला वाला ही था कि एक पक्ष डिग्री की अपील हो सकेगी और एक सहमति से नहीं होती तो वहाँ पे भी अपील क्या है? 62 में सर, सेक्शन नंबर 96 का 2, 3, 4। बाकी कहाँ चले गए? धुरंधर। ये जैनब ने बता दी और ये बच्ची प्रोविजन तक तो पहुंचे। देखो मैं मान रहा हूँ कि जैनब के अभी जो कुछ सीबीएसई वगैरह पढ़ रही है सब ऊपर से जा रही होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट उस चीज को इतना कैच नहीं कर पाएगा जितना कि बाकी सब लोग कर पा रहे हैं ना। प्रोविजन तो बताया, थोड़े अपडेट रहो भाई, अवेयर रहो। सेक्शन नंबर 96 का सबसेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? सिवाय उनके उद्बंधित, जब तक कि उद्बंधित नहीं है सभी डिग्रियों की अपील हो सकती। क्या कोई ऐसी डिग्री होती है कि जिसकी अपील नहीं होती? समझौते सहमति के हाँ, ये तो 10,000 रुपए से कम वाली या समझौते के आधार पर पारित की गई डिग्री की अपील नहीं होती। और एक्स पार्टी डिग्री की अपील हो सकेगी। क्यों हो सकेगी? क्यों? सेट असाइड करने के लिए 9-13 से अपील एप्लीकेशन भी लग सकती है। चलो 9-13 हो गया। ऑर्डर नंबर 10 का रूल नंबर 1A, 10 रूल नंबर 1A। हाँ, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन AC सेक्शन कौन से साल में इंसर्टेड है? 99। क्या क्या 4 अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के प्रोसीजर है? और जजमेंट, जुडिशियल सेटलमेंट हो या लोक अदालत के द्वारा। ठीक है, बस इसको क्लिक करके फिर बाद में आगे चलते नेक्स्ट आगे आदेश नंबर 11 पर। क्या होते हैं परिप्रश्न? क्या होते हैं भाई? लिखा है डिस्कवरी बाय इंट्रोगेटिव्स।
किसे कहते हैं परिप्रश्न? जब वादी और प्रतिवादी दोनों कोर्ट में पहुंच गए। क्रॉस क्वेश्चन करेंगे उनसे। क्रॉस क्वेश्चन, अब इस क्रॉस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अमूमन कोर्ट में वही आदमी जाते हैं जो अमूमन दोस्त होते हैं, या अमूमन रिश्तेदार होते हैं, या पड़ोसी होते हैं, है ना, या किसी एक फर्म में काम किया, एक किसी पर गबन का आरोप लगा रहा है, एक कह रहा है कि आपने गबन नहीं किया, मैंने किया, है ना, यही तो होता है। क्या कोई दो अननोन आदमी आपस में कभी कोर्ट में लड़ते हुए दिखे? नहीं, ऐसा अमूमन कम होता है, होता तो है पर कम होता है। तो क्या होता है कि वाद के पक्षकार में कई सारी बातें प्रतिवादी के जो पक्ष में होती है, इन द फेवर ऑफ रेस्पोंडेंट, किसके पास में वो डॉक्यूमेंट होते हैं? प्लेंटिफ के पास। और कई बार प्लेंटिफ के फेवर की जो चीजें होती है वो किसके पास में होती है? डिफेंडेंट के पास। तो प्लेंटिफ के कहने पर डिफेंडेंट ऐसे डॉक्यूमेंट, और ना डिफेंडेंट प्लेंटिफ को कहने पर प्लेंटिफ पेश करेगा। तो इसका फिर निपटारा क्या है? कोर्ट को क्या कहेंगे? वो एक क्वेश्चन लिख कर देंगे कि सर हमारा प्रश्न ये है कि यदि हम आपके ऊपर किसी संबंध की तामील करवाएं, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई एविडेंस पेश करवाने के लिए संबंध की तामील करवाएं, तो आपका अल्टरनेट एड्रेस बताओ जिस पर हम संबंध की तामील कर सके, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने संबंध की तामील की थी, आपका एड्रेस हमें मिला ही नहीं था। तो वादी तो प्रतिवादी को बताएगा नहीं सीधा। तो प्रतिवादी ने कहा जवाब दिया? कोर्ट को। और कोर्ट ने क्वेश्चन किसको पूछा? वादी। ये हो गया परिप्रश्न। और क्या होता है परिप्रश्न? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो इनके फेवर का इसके पास में। इंडियन एविडेंस एक्ट में एक बात पढ़ी हुई याद आ रही है? 66 में हाँ, उसमें तो बता रखा है कि सेकेंडरी एविडेंस में कब नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, सेक्शन नंबर 66 में। पर ये नोटिस दिए जाने की बात कहाँ बता रखी है कि साहब यदि किसी वादी को प्रतिवादी के द्वारा नोटिस मिला है कि साहब आपको डॉक्यूमेंट पेश करो, और ऐसे नोटिस के बाद में भी वादी डॉक्यूमेंट पेश नहीं करता, सेक्शन 163 और 164, 163 और 164। तो यदि वादी ने प्रतिवादी को नोटिस दे दिया और प्रतिवादी को पता है कि इसने यदि ये डॉक्यूमेंट पेश कर दिया तो वादी के फेवर में बात चली जाएगी, और उसने जानबूझकर सिर्फ डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। अब इसके बावजूद भी कि इसमें कोई बात लिखी हुई जो प्रतिवादी अपने पक्ष में पेश करना चाहता है, कोर्ट में पेश नहीं कर सकते जब तक कि या सामने वाला पक्षकार उसकी परमिशन नहीं दे। सेक्शन 164 ये परिप्रश्न और निरीक्षण है। इसका रूल नंबर 12 निकालो। बाकी सब के सब चीजें कुछ खास नहीं है। अब देखना इसको पढ़ना और ये पता चलाने की कोशिश करना कि कौन किसके कब्जे में से दस्तावेज को निकालने की बात कह रहा है। पढ़ो जरा। कोई भी पक्षकार कोई भी शपथ पत्र फाइल किए बिना न्यायालय से ऐसे आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। क्या कर रहा है? एप्लीकेशन मूव कर रहा है ना, जो किसी बात के किसी अन्य पक्षकार को निर्देश करता हो कि वह उसमें प्रश्न कर किसी बात से संबंधित ऐसी दस्तावेजों का जो उसके कब्जे या सब्जी में हो या रही हो शपथ पत्र पर प्रकटीकरण करे। बस इतना सही देखना है। कौन पक्षकार? कोई भी एक पक्षकार। कौन से पक्षकार को? विरोधी पक्षकार को। कोर्ट के माध्यम से आवेदन करके कह रहा है कि उन्हें कहो कि ये डॉक्यूमेंट पेश करें, या फिर कोई भी बात जैसे कि अपन ने बताया कि सर एड्रेस, दूसरा एड्रेस बताओ, या फिर इस पक्षकार में इस वादी में मैं केवल और केवल आपको ही प्रतिवादी नहीं आपकी बहन को भी प्रतिवादी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर उसकी आपकी बहन का भी हित, उस पर इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप मेरे को आपकी बहन का एड्रेस बताओ जिस पर हम संबंध की तामील कर सकते। मेरे कहने से तो बताएगा नहीं, किसके कहने से बताएगा? कोर्ट के कहने से। समझ गए परिप्रश्न क्या होता है और परिप्रश्न के बारे में हम क्या क्या बातें मांगते हैं।
एक ऑर्डर नंबर 21 देख लेना, नहीं ऑर्डर नंबर नहीं, रूल नंबर 21। प्रकटीकरण के आदेश का अनुपालन। अनुपालन का मतलब अनुपालन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वाद पत्र खारिज भी हो सकता है और एक्स पार्टी आदेश भी दिए जा सकते हैं। बस केवल लिंक कर देना उसको बस। खत्म ऑर्डर नंबर 11। ऑर्डर नंबर 12 किस हेडिंग से था? स्वीकृतियां। स्वीकृतियां किस बात की देते हैं? रूल नंबर 1 पढ़ो जरा स्वीकृति का। मामले की स्वीकृति। हाँ, वार्ता कोई भी पक्षकार अपने लिखित अभिवचन द्वारा या अन्यथा लिखित रूप से देखो या तो प्लीडिंग्स के द्वारा या फिर कोई दूसरे रूप से भी हो सकती है। सूचना दे सकेगा कि वह किसी अन्य पक्षकार के पूरे मामले की या उसके किसी भाग की सत्यता को स्वीकार करता है। और जब कोई मामला स्वीकार कर लिया गया है तो अब उसके लिए एविडेंस नहीं होगी, अब वो वाला मामला तो सेट हो चुका है। बस एडमिशन का मतलब केवल इतना है। रूल नंबर 6। स्वीकृतियों के आधार हाँ, नमस्ते। कौन सा? तो आप मेरे को थोड़ी देर बाद में फोन करना है ना। यदि स्वीकृति हो जाती है तो उसके आधार पर कोर्ट जजमेंट दे सकता है किसी भी समय पर। खत्म ऑर्डर नंबर 12। नो ऑर्डर नंबर 9 खर्चे। रूल सर। हाँ, रूल नंबर 9 खर्चे। मत पढ़ना। कितने खर्चे पढ़ोगे? घने सारे खर्चे हैं इसमें। ये है ना सर। ये काय के खर्चे हैं वैसे? कोर्ट में उसके समन भेजने के हाँ, जो सूचना दिए जाने के लिए जो खर्चे हैं, जो नोटिस वगैरह भेजा जाएगा वो कोई देगा जिसको सूचना भेजनी है। आदेश नंबर 13। का पेश किया है। ये पढ़ेंगे। एक तो रूल नंबर 1 13 का, जो कोई भी डॉक्यूमेंट होंगे ना वो फ्रेमिंग ऑफ इशू के पहले या उस समय तक ही पेश किए जाएंगे, उसके बाद जब तक कि न्यायालय परमिशन नहीं दे तब तक पेश नहीं किए जाएंगे। रूल नंबर 8 दस्तावेज के परिबद्ध किए जाने का आदेश दे सकता है। परिबद्ध किए जाने का आदेश कैसे कि मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर दिया और सामने वाला पक्षकार कह रहा है कि सर ये डॉक्यूमेंट पेश किया है फोर्ज डॉक्यूमेंट है, सर इसको वापस मत लौटाना। किसी भी तरह का कोई एलिगेशन, मैं सबसे छोटा आधार बता रहा हूँ, तो अब कोर्ट क्या करेगी, उस डॉक्यूमेंट को वापस नहीं लौटाएंगे, अपने पास में रखेगी जब तक कि दावा सही नहीं दे देगा। और क्या डॉक्यूमेंट लौटा भी सकती है? रूल नंबर 9 के साथ गृहीत दस्तावेजों को वापस से लौटाया भी जा सकता है। ऑर्डर नंबर 13 खत्म। ऑर्डर नंबर 14 क्या है? ऑर्डर नंबर 14 विवादितों का स्पष्टीकरण किस किस आधार पर होता है और विवादित कौन कौन से होते हैं? विवादित तथ्य के भी हो सकते हैं, विवादित विधि के भी हो सकते हैं, विवादित मिश्रित भी हो सकते हैं, तथ्य एवं विधि दोनों के हो सकते हैं।
ऑर्डर नंबर 14 पे रूल नंबर 1 का प्रोविजन नंबर 3, कोई भी विवादक होगा ना वो सुभिन्न विवादक होगा। हम लोगों ने उसमें भी क्या पढ़ा था, कोई भी जो चार्ज होता है वो पृथक आरोप का पृथक अपराधों का पृथक चार्ज होता है। सेक्शन नंबर 218 और फिर 218 के एक्सेप्शन थे 219, 23, 22 नहीं के साथ। इसके बावजूद कि भी अलग अलग ट्रायल होनी चाहिए थी, फिर इसमें सेम ट्रायल हो सकते हैं, तो अलग अलग होंगे। और विवादक कितने किस्म के होंगे? विवादक 2 किस्म के होंगे, तथ्यों के विवादक और विधि के विवादक। और मिश्रित भी होते हैं वैसे। अच्छा, क्या एक विवादियों पर एक अलग अलग से निर्णय दिया जाएगा या सभी का कॉमन निर्णय दिया जा सकता है? सब के सब विवादियों का अलग अलग निर्णय दिया जाएगा। फिर बाद में जो डिक्री होगी वो कॉमन होगी। निर्णय क्या होता है? के आधारों का कथन। आदेश और निर्णय के आधारों का कथन। उसमें आदेश नहीं है क्या? नहीं, आदेश और निर्णय। आदेश और डिक्री के आधारों के कथन को हम जजमेंट कहते हैं। देखो तो एक बार जजमेंट की परिभाषा में आदेश नहीं है क्या, केवल डिक्री है। आदेश है ना सब। ऑर्डर जो पास करती है उसके भी तो डिक्री या आदेश के आधार पर कथन अनुप्रयोग। हाँ। रूल नंबर 3 एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि जब फ्रेमिंग ऑफ इशू किया जाता है तो इशू ऑफ फ्रेमिंग किन किन आधार पर की जा रही है, वो कौन कौन सी चीजें आ गई है कोर्ट के पास में जिस पर वो विवादकों की विवेचना कर पा रही है। न्यायालय निम्नलिखित सभी सामग्री में या उनमें से किसी से भी विवादकों की विवेचना कर सकेगा। अच्छा, क्या क्या आया है डॉक्यूमेंट कोर्ट के पास में? क्या क्या बातें आ चुकी? प्लीडिंग्स आ चुकी है, एडमिशंस आ चुके, डॉक्यूमेंट्स आ चुके। भाई डॉक्यूमेंट भी तो आ गए, प्लीडिंग्स आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई, और जो बातें क्या पक्षकारों की परीक्षा हो गई, परीक्षा भी हो चुकी, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज ऑर्डर नंबर 10 उसके बाद में आए अपन लोग यहाँ पर। तो इन सभी के आधार पर इनको किया जा सकता है। नंबर 1, पक्षकारों के द्वारा या उनकी ओर से उपस्थित किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ऐसे पक्षकारों के प्लीडरों द्वारा शपथ पत्र किए गए अभिकथन, या तो पक्षकार खुद कर दे या प्लीडर कर दे उनके कथन। दूसरा, अभिवचन या वाद में परिप्रश्नों के उत्तरों के लिए किए गए अभिकथन। अभी भी अपन ने ऑर्डर नंबर 11 में क्वेश्चनरी मांगी थी, उन क्वेश्चनरी के जवाब आए, नोटिस सूचना वगैरह जो भी थी, और दोनों पक्षों में से किसी के द्वारा पेश किए गए किसी भी दस्तावेज के अंतर वस्तु के आधार पर। तो 3 बातें हुई है, प्लीडिंग्स, इंट्रोगेटिवरी और डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में पक्षकारों के द्वारा पेश किए गए उनके आधार पर फ्रेमिंग ऑफ इशू बन है। रूल नंबर 5, क्या फ्रेमिंग किए गए इशू को चेंज कर सकता है? क्या आरोप में विरचना की जा सकती है? पल्लवी, सीआरपीसी सेक्शन पल्लवी कौन है? हाँ, क्या कहता है 216 सीआरपीसी का? 228 में तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है ना। 228 में आरोप की विरचना सही करो कोर्ट ऑफ सेशन की। और 216 आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने पूछा कि आरोप में परिवर्तन किए जा सकते हैं। उसका यही तो था, आरोप में परिवर्तन और निर्णय से पहले क्या कौन से सेक्शन? 216 है ना। अगली कहानी इसमें चलती है, क्या विवादकों का संशोधन किया जा सकता है? न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय, ये वही सेम बात हो गई, निर्णय पारित करने से पहले उसमें, यहाँ डिक्री पारित करने के पूर्व विवादकों के स्थिरीकरण किए गए पे चेंज किए जा सकते हैं। ऑर्डर नंबर 15, रूल नंबर 1। अब प्रथम सुनवाई चल रही है, फ्रेमिंग ऑफ इशू हो चुका है, पक्षकारों को बुलाया, अगली तारीख मुकर्रर की थी, दोनों पक्षकार मौजूद है, और क्या कहा रूल नंबर 1 में उन दोनों ने? तथ्य और विधि का कोई प्रश्न नहीं है तो न्यायालय तुरंत सुना देगा कि साहब फ्रेमिंग ऑफ इशू हुई थी, या फ्रेमिंग ऑफ इशू किसी भी बात पर हो ही नहीं पा रहा है, या फ्रेमिंग ऑफ इशू हो गया पर विधि क्या तथ्य कि किसी भी प्रश्न पर पक्षकारों के बीच में कोई भी विवाद है ही नहीं,
तो तुरंत से निर्णय को अंडरलाइन करना, जब प्रथम सुनवाई में पक्षकारों के बीच में विवाद ही नहीं रहता है तो न्यायालय क्या करेगा? तुरंत निर्णय सुना सकेगा। अच्छा, रूल नंबर 2 में लिख रखा है जब प्रतिवादी ज्यादा हो और एक प्रतिवादी ने आके कह दिया सर हम दोनों ने मामला हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है और बाकी के प्रतिवादी कह रहे हैं भी हमारे बीच में डिस्प्यूट अभी भी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कोर्ट? उस एक के खिलाफ तो निर्णय पारित कर देगा और बाकी के चलेगा। आरजेएस के मेंस 2016 में पूछा था क्वेश्चन। और उसके बाद में मान लो एक प्रतिवादी के खिलाफ तो निर्णय सुना दिया अभी उन्होंने, क्या डिग्री पारित कर दी? केवल निर्णय सुना है, डिग्री पारित। फिर इसी का रूल नंबर 2 में देखो क्या कह रहे हैं। फिर बाद में मान लो जब कभी डिग्री पारित होगी तो उसमें तारीख जिस दिन निर्णय सुनाया गया था उसकी तारीख पड़ेगी। चलो नॉर्मली डिग्री में वही तो तारीख होती है ना सर, निर्णय वाली। नहीं तो फिर इसमें अलग-अलग, इसमें तो बेटा फिर बाद में एक तो निर्णय हो गया इस एक प्रतिवादी के खिलाफ, फिर बात दूसरा निर्णय होगा बाकी के प्रतिवादियों के खिलाफ, फिर बाद में डिग्री होगी। सर ना अगर जैसे एक के फेवर में ना, मतलब जैसे दोनों के अलग अलग कोई आया जजमेंट, वो जो एक प्रतिवादी था उसके खिलाफ कुछ और आया और बाकी सबके खिलाफ कुछ और आया मतलब जजमेंट, ठीक है, जाहिर सी बात है ऐसा ही होगा, अमूमन ऐसा ही होगा कि फर्स्ट वाले ने तो कह दिया सर मैं इसको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बाकी के सब सब कह रहे हैं कि मैं नहीं, पैसे समझौता नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। मतलब मान गया वो मना, हाँ वो मान रहा है कि साहब हाँ ठीक है ये जो बात कह रहा है वो ठीक है सर, मैं कब्जा खाली करने के लिए तैयार हूँ। बाकी के प्रतिवादियों के खिलाफ क्या कोर्ट ने आदेश पारित किया कि ये इनको वास्तव में कब्जा खाली करना है पर ये खाली करने का, उसमें तो उसने क्या कह दिया खाली कर दिया, इसमें क्या खाली कर नहीं दिया। तो अब जो डिग्री होगी वो इसकी अपील होगी, करना है तो फिर पक्षकार का तो अपील करेंगे या फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। फर्स्ट वाले पार्टी के अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो करने के लिए तैयार है, बाकी सबके खिलाफ एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन। पॉइंट नंबर 3, पहले तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, जब पक्षकारों के बाद में विवाद है ही नहीं। अब दूसरा क्या पॉइंट चल रहा है, हाँ अब पढ़ो जरा प्रमिला पॉइंट नंबर 3 को। जब पक्षकारों में विवाद है, हाँ कब हो गया, फ्रेमिंग ऑफ इश्यू हो चुका है, पक्षकार आ चुके हैं। पहले तो कहा कि पक्षकारों में कोई विवाद नहीं, निर्णय सुना दिया, अब पक्षकारों में विवाद होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जब पक्षकारों में विवाद है, जहाँ पक्षकारों में विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर विवाद है, जो जाहिर सी बात है विवाद किस पर होगा या तथ्य के प्रश्न पर। हाँ और न्यायालय ने इसमें इसके पूर्व उपबंधित रूप में विवादों की विवेचना कर ली है। कौन से नियम पे की थी, रूल पे की, ऑर्डर पे की थी, 14 में। वहाँ यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि विवादियों में से ऐसे विवादियों के लिए जो वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त है, जो तर्क या साक्ष्य पक्षकार तुरंत ही दे सकते हैं और उसके सिवाय कोई अतिरिक्त तर्क या साक्ष्य अपेक्षित नहीं है और वाद में तुरंत ही आगे कार्रवाई करने से कोई अन्याय नहीं होगा, तो न्यायालय ऐसे विवादियों के अवधारण के लिए अग्रसर हो सकेगा और यदि उनसे संबंधित निष्कर्ष विनिश्चय के लिए पर्याप्त है तो वह तदनुसार निर्णय सुना सकेगा, चाहे समन केवल विवादों के स्थिरीकरण के लिए निकाला गया हो या वाद के अंतिम निपटारे के लिए। क्या कहा वो, पहले तो उसमें बता दिया कि साहब पक्षकारों के बीच में कोई विवाद ही नहीं था, दोनों ने प्रथम सुनवाई में मामले का निपटारा हो गया। दूसरी स्थिति में डिफाइन ये स्थिति ये चल रही है कि पक्षकारों के बीच में वास्तविक विवाद है और कोर्ट को लग रहा है कि कोई प्राइमरी एविडेंस वहां की वहीं पड़ा है, उसको लेकर यदि उसको सेट आउट करने की कोशिश किया जाए तो मामला हाथों हाथ से निपट सकता है। तो उस एविडेंस को कोर्ट क्या करेगी, इमीडिएट लेगी या आगे की तारीख दे देगी, इमीडिएट लेगी, मामले को डिसॉल्व करके हाथों हाथ से निर्णय सुना देगी, यही कहा। बावजूद इसके कि जो समन निकलने गए थे ना पार्टियों के लिए, चाहे वो विवादों के स्थिरीकरण के लिए निकाला हो या वाद के अंतिम निपटारे के लिए निकाला हो, डजंट मैटर। अच्छा समन किस किस के लिए निकलते हैं, या तो विवादों के स्थिरीकरण के लिए या फाइनल डिस्पोज ऑफ के लिए निकलता है। विवादों के स्थिरीकरण के लिए समन
आप मेरी बात बताओ प्रमिला, आरोप की सुनो, आरोप की विरचना देखिए अपने सीआरपीसी में, ठीक है। जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज हो रहा है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करते वक्त मजिस्ट्रेट किसको बता रहा है आरोप के आपके खिलाफ ये आरोप सुना है? अभियुक्त को सुना है। क्या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो रहा है तो उस वक्त अभियुक्त की वकील साहब की तरफ से आरोप की विरचना करते हुए बहस की जाएगी? तो फिर कौन कौन मौजूद है वहां पर? दोनों। जब फ्रेमिंग ऑफ इशू होगा तब भी कौन कौन मौजूद होंगे? दोनों। वो अपनी तरफ से हाँ समन या तो विवादितों की स्त्रीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए हो सकता है। तो ये कह रहा है कि साहब केवल विवादित के स्त्रीकरण के लिए हो, डजंट मैटर, वाद को अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा सकता है यदि एविडेंस सफिशिएंट है। बस खत्म। 15 16 पहले तो पार्टी खुद मौजूद थी। अब पार्टी कह रही कि साहब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तो हो गया पर मैं इसको प्रूफ करने के लिए किसी एविडेंस की मांग करती हूँ, विटनेस को बुलाना चाह रहे हो। तो कोर्ट से फिर क्या किया जाएगा? किसको भेजा जाएगा? विटनेस को। ये कह रहा है ऑर्डर नंबर 16, इस साक्ष्यों को समन करना और उनकी हाजिरी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, साक्ष्यों की सूची और साक्ष्यों को समन ऐसी तारीख या इसके पूर्व जो न्यायालय नियत करे और जो विवादकों का निपटारा कर दिए जाने से 15 दिन पश्चात का नहीं होगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के 15 दिन नहीं, फ्रेमिंग ऑफ इशू के होने के 15 दिन अंदर का पक्षकार न्यायालय में ऐसे साक्ष्यों की सूची पेश करेंगे जिन्हें वे या तो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज को पेश करने के लिए बुलाने की प्रस्तावना करता है। कंप्लेंट जब कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में पेश की गई थी तो क्या विटनेस की एक लिस्ट भी साथ में पेश की गई थी या नहीं? करते क्यों? जिससे कि वो एग्जामिन कर सके विटनेस को देखकर कि वास्तव में दावा दर्ज किए के जानने के लायक है या नहीं है। ये भी क्या कह रहे हैं कि फ्रेमिंग ऑफ इशू होने के बाद कितने दिन के भीतर पार्टियों को अपने अपने एविडेंस को बुलाने के लिए लिस्ट देनी पड़ेगी? 15 दिन, क्योंकि 15 दिन की लिमिट याद रखना। बस फिर बाद में कुछ नहीं, उनको साक्ष्यों को समझ लीजिए। अच्छा, फिर साक्ष्यों के बुलाए जाने के लिए जो खर्चा होगा वो कौन देगा? पार्टी। समन तलबाना वो खुद ही पेश करता है। रूल नंबर 2, समन के लिए आवेदन करने पर साक्षी के व्यय न्यायालय में जमा करवा दिए जाए। समन किस किस के लिए होंगे? साक्ष्यों के लिए, या तो साक्ष्यों से कोई साक्ष्य दिलवाए जाने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। 8 रूल नंबर 8, समन की तामील कैसे होगी? समन की तामील जो नियम 7 के अधीन पक्षकार को तामील के लिए परितः समन नहीं है। ठीक है। जहाँ तक संभव हो सके वैसी ही रीति से की जाएगी जैसी प्रतिवादी के नाम निकाले गए समन की तामील की जाती है। और आदेश 5 के वे नियम जो तामील के सबूत से संबंधित है उन सभी समनों की दशा में लागू होंगे जिनकी तामील इस नियम के अधीन की गई है। 7A कौन से ऑर्डर का? इसी ऑर्डर का 7A निकालो। तामील के लिए पक्षकार को समन दिया जाना। क्या दिए जा रही है? ये दस्ती है। दस्ती साक्ष्यों के समन की तामील के लिए दस्ती। और ऑर्डर नंबर 5 के रूल नंबर 9A में किसके लिए दस्ती थी? पक्षकार को बुलाने के लिए। और ये किसको बुलाने के लिए? साक्ष्य को बुलाने। तो साक्ष्य को बुलाने के लिए दस्ती। ऑर्डर नंबर 16 रूल 7A। और यदि दस्ती नहीं देते तो फिर बाद में कौन से नियम लागू होंगे? वो ऑर्डर नंबर 5 है। रूल नंबर 10, जहाँ साक्षी समन का अनुपालन करने में असफल रहता है वहाँ प्रक्रिया। कोर्ट किसी भी आदमी को अपने समन के आदेश के फर्दरेंस में बुलाने के लिए क्या क्या कर सकता है? समन, वारंट,
प्रॉपर्टी को अटैचमेंट, नीलामी, उद्घोषणा क्रिमिनल, उद्घोषणा सिविल, उद्घोषित व्यक्ति को, तो ये सारी बातें ये लिख रही है। उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, पढ़ना नहीं है बस। सर यहाँ सेकंड पॉइंट में उद्घोषणा लिखा हुआ है सर। एक मिनट, गिरफ्तारी के लिए वारंट प्रतिनिधि की तरफ कौन से सेकंड पॉइंट पे न्यायालय विश्वास करेगा? से 10 के 3 में 10 के 2 में वो भी लिखा हुआ है सर। सेकंड लाइन नीचे से सेकंड लाइन बोलो नहीं, ऊपर से सेकंड हाँ लाइन देखो, वो तो घोषणा निकाल सकता है, एक अलग बात है, और किसी आदमी को उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर करते वो अलग बात है ना। हाँ, उद्घोषणा निकाल आ जाएगा सकता सर है। बिल्कुल। उद्घोषणा निकालने का मतलब है जैसे आप उसको उस आदमी के कितने समय के भीतर उसको पेश करना, और उस उद्घोषणा की प्रति कहाँ लगा दी जाएगी? जहां पर वो निवास करते हैं उस घर के मामूली सहज दृश्य स्थान। हाँ फोन किया था भाई आपने, सुना मेरे मोबाइल पे। अच्छा, आज सुबह फोन नहीं आया क्या आपको मेरे पास में? ठीक है बताइए। प्रशांत क्या चीज? अच्छा, वो रूम गया नहीं है अभी तक? वाह, चलो ठीक है, फिर मैं उससे बात करके पहले। ठीक है पुष्पा। सर पहले तो आपकी कॉल ऑन रिकॉर्ड नहीं आते थे, हाँ आवाज आती है क्या? अब तो आएगी ना सर इसमें तो। अच्छा, रूल नंबर 19 देखो, अमूमन पूछते नहीं है, पुराने प्रोविजन हो गए। ये वही बात होगी जो अपन ने ऑर्डर नंबर 5 के रूल नंबर 5 में देखी थी शायद, कि कोई आदमी तभी उपस्थित होगा जब वो इतनी दूरी के अंदर निवास करता है ना। 5 में 4 में तो विवादों को स्थिरीकरण के लिए सम्मन भेजा जाना। तो क्या किसी भी साक्ष्य को भी कंपेल किया जाएगा, उसके लिए कुछ छूट है क्या? तो ये रूल नंबर 19 में देख लेना एक बार। आदेश नंबर 16 ये क्या कहता है? 16 कारागार में परिरुद्ध साक्ष्यों को समन किसको दिया जाएगा? बाहर का अधिकारी, कारागार हो जाना तो ये सब छोड़ दो। अधिकारी ये इसका रूल नंबर 5 क्या कह रहे हैं? कारागार में भाषातक अधिकारी कुछ मामलों में आदेश को कार्यान्वित नहीं करेगा, मना कर सकता है। ये वो ये जो अपने सीआरपीसी को देखा था कि साहब उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, या कम्युनिटी कस्टडी के दौरान है, या इतने समय के लिए उसको कस्टडी में रखा गया जितने के लिए आने जाने में निकल जाएगा। ऐसी 2-3 स्थिति में उसको मना किया जा सकता है। क्या कमीशन निकाला जा सकता है? हाँ, कमीशन निकाला जा सकता है। और रूल नंबर 7 कमीशन निकालने के क्या क्या आधार थे? साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जा सकता है। हाँ, संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा, वैज्ञानिक अन्वेषण, अनुशंसित कार्य,
विदेशी लेखा होता है, लेखा वहीयों के लिए सर। लेखा वहीयों का रिटर्न, साक्ष्यों की परीक्षा हाँ साक्ष्य की परीक्षा और विदेशी अधिग्रहण की प्रेरणा पर संबंध का कमीशन का निकलना हो जाएगा। आदेश नंबर 17 स्थगन पे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। स्थगन करने का मतलब क्या होता है? मुलतवी करना। सीआरपीसी में कहाँ देखा अपन ने कार्यवाही को मुलतवी किया जाना? 203 में आदेश शिकायत का मुलतवी किया जाना 201 नहीं ये 202 सर 3 में खारिज है। लौटाया जाना, खारिज करना, सॉरी एक में लौटाया जाना, एक में लौटाया जाना, 3 में खारिज करना और 202 में आदेश शिकायत के जारी किए जाने को मुलतवी करना और कार्यवाही को मुलतवी करना। सेक्शन नंबर 309 जांच और विचारण के दौरान कार्यवाही को मुलतवी करना है ना, एडजॉर्नमेंट दिया जाना समय समय पर। कोर्ट पे अपन लोग अमूमन एडजॉर्नमेंट ही मांगते हैं सर, काइंडली एडजॉर्नमेंट प्लीज, है ना। तो कोई भी कोर्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी बार दे सकती है? रूल नंबर 1 के प्रोवाइजो में लिख रखा है 3 बार से अधिक अनुदत नहीं किया जाएगा। और इंग्लिश में हम देखते हैं इसमें लिख रखा है एडजॉर्नमेंट शेल बी ग्रांटेड मोर देन 3 टाइम्स। अच्छा, नो सच एडजॉर्नमेंट शेल बी ग्रांटेड, शेल शब्द का इस्तेमाल किया है, उसके बावजूद भी हम एडजॉर्नमेंट बार बार करते हैं क्योंकि कोर्ट ने इसको इंटरप्रिटेशन में बताया कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है, कोर्ट को बाउंड नहीं किया जा सकता। नंबर 1 तो हो गई कि कितनी बार दिया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 3 बार। स्थगन के लिए खर्चे, इसी के रूल नंबर 1 का सब प्रोविजन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ। न्यायालय हर मामले में वाद के आगे की सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा। भाई जिस दिन एडजॉर्नमेंट होगा उस दिन तारीख नियत की जाएगी कि अगली तारीख कितनी तारीख को पड़ेगी, इतनी तारीख। फिर जो जूनियर वकील साहब होते हैं उन तारीखों को लाकर अपने सीनियर वकील साहब की डायरी में मेंशन करते हैं उस तारीख का हवाला कि साहब इस तारीख को कौन कौन सी पेशियां पढ़ने वाली, पता है आप लोगों को? लिखी आपने लोगों ने कभी? देखिए सर फाइल देखिए। हाँ बस वो तारीख ही लिखते हैं अपन जूनियर और बाकर लेके आते हैं और जब भी कोर्ट तारीख ले और उसमें तारीख रीडर साहब लिख देते हैं। किस पर लिखते हैं तारीख? कोज लिस्ट पर। कोज लिस्ट, कोज लिस्ट किसे कहते हैं? केसेस की जो क्या ना इस टाइम इसकी हियरिंग जिस किसी भी कोर्ट में उस तारीख को कौन कौन से मुकदमों की पैरवी होने वाली है, ये सारी की सारी बातें लिख रखी थी, उसको अपन कहते हैं कोज लिस्ट। कोज लिस्ट कितने कॉपी में होती है? 2 कॉपी में। एक कॉपी न्यायालय के बाहर लगी हुई होती है जिस पे तारीख हम लोग देख सकते हैं आज किस किस की पेशी है। दूसरी कोज लिस्ट कहाँ पड़ी होती है? न्यायालय में जज साहब के टेबल के ऊपर, जो कि उनके रीडर के पास में पड़ी रहती है। देखो राजस्थान जुडिशरी के जो रूल्स थे उसके रूल्स का सवाल था 2013 के मेंस में पूछा, क्या पूछा कि कोज लिस्ट कितनी कॉपियों में और कहाँ कितनी कॉपियों में बनती है, कहाँ कहाँ रखी जाती है। 3 नंबर का क्वेश्चन। हाँ तो कोज लिस्ट नहीं, रूल्स तो अभी भी है ना? रूल्स सर अभी है थोड़ी आज इसमें राजस्थान रूल्स नहीं है नहीं मेरे हिसाब से। अच्छा एडीजी में तो था, राजस्थान रूल्स नहीं है, राजस्थान जुडिशरी रूल्स। अच्छा तो कोर्स लिस्ट कितनी कॉपी में? 2 कॉपी में। एक कॉपी बाहर, एक कॉपी टेबल पर। जो कोई भी तारीखें पेशी पड़ती रहती है, मान लो किसी भी वकील साहब ने कहा कि सर इस पे एडजॉर्नमेंट दे दो, वो एविडेंस आए नहीं है, तो वहाँ बैठे रीडर साहब क्या करते हैं उस मामले पे आगे की तारीख लिख देते हैं। बताओ वकील साहब कितनी तारीख देना? वकील साहब कहते हैं यार 4 महीने लंबी दे दें, तो वो कहेंगे यार मामला किस में चल रहा है, एविडेंस में चल रहा है, 4 महीने लंबी तो मतलब 20 दिन की दे दें। कह नहीं काम करो, महीना भर, तो महीना भर की तारीख करके उस पर आगे वही मेंशन कर देता है। तो ये तारीख किनके पास में चली गई? वकील साहब के पास। वकील साहब इस तारीख को कहाँ लिखेंगे? ले जाके अपनी डायरी में, जिसमें वो दिन जिस दिन आएगा उस दिन उनको वापस पता चल जाएगा कि इस दिन ये वाली पेशी होने वाली। ये तो होती है कोर्स लिस्ट। एक होता है ऑर्डर शीट। ऑर्डर शीट क्या होती है? ये नहीं आए तो वो मेंशन जहाँ पे कर रहा है आज कोई भी साक्षी नहीं आया था, आज वाली तारीख थी। ऑर्डर शीट नाम से पता चल रहा है
एक शीट है जिसमें क्या लिखे जा रहे हैं, ऑर्डर्स। कोई भी फाइल होती है ना बच्चों, कई बार पतली भी होती है, कई बार इतनी मोटी भी हो जाती है। उसके फर्स्ट पेज पर जज साहब क्या करते हैं, अपना एक कागज चिपका देते हैं। हर तारीख को उस फाइल में जो कुछ भी चीज हुई है उसको वो लिख देते हैं कि आज साक्ष्यवादी हुआ जिसमें ये वादी मौजूद है, उनका क्रॉस एग्जामिन किया, एग्जामिनेशन चीफ बाकी है, लिख दिया। ये क्या है, ऑर्डर शीट। अगली तारीख जब पड़ेगी तो जज साहब को वो पूरी फाइल नहीं पढ़नी पड़े, वो केवल क्या पढ़ेंगे, उस ऑर्डर शीट को जो उसने लास्ट तारीख में लिखा था। क्या लिखा था कि मान लो और भी कोई दूसरा आदेश कि प्रतिवादी की मृत्यु के कारण वादी की तरफ से एप्लीकेशन पेश किया कि प्रतिवादी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इसमें पक्षकार बनाया जाए। ये उसने कब लिखा था, पिछली तारीख। आज वापस आगे 40 दिन के बाद उसके पास तो क्या लिखेगा, यही आदेश जिस आदेश आज पूछ लेगा वकील साहब को क्या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आई या नहीं आई। आ जाते तो उसको जोड़ने का आदेश करेगा कि उन्होंने इस तारीख को ये आदेश किया था, हमने ये किया। अब आज क्या लिख देगा उसमें, जोड़ दिया कि ये प्रतिवादी को रिप्रेजेंटेटिव पे जोड़ा गया। अब हर वकील के पास में ये जो आदेश नहीं, ये जो डायरी नहीं, ये जो केस की कॉपी होती है वो जज साहब के पास में तो होती है। एक सेम पूरी की पूरी कॉपी किसके पास में होगी, उनके वकील साहब के पास में होगी, क्योंकि वकील साहब को भी तो पैरवी करनी है। तो वकील साहब भी अपनी उस फाइल के ऊपर क्या करते हैं, कागज चिपकाते हैं और ऊपर ही ऊपर एक ऑर्डर शीट लिखते हैं। उसमें वकील साहब अपनी तरफ से मेंशन करते हैं कि अगली तारीख को साक्ष्य दस्तावेज पेश किए जाने के आदेश। जब अगली तारीख आएगी तो वकील साहब को क्या पता चल जाएगा कि साक्ष्य पेश होना है प्रतिवादी का। तो ये हो गया ऑर्डर शीट। तो फर्क आ जाए, मान लो ऑर्डर शीट और कोज लिस्ट में क्या फर्क है। ऑर्डर शीट जज साहब के द्वारा दिन प्रतिदिन की गई कार्यवाही का रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, और कोज लिस्ट एक दिन में एक जज साहब के पास में जितने मामले सुनवाई के लिए आए हैं उन सुनवाई के मामले की लिस्ट को हम कोज लिस्ट करते हैं। क्लियर। कोज लिस्ट 2 कॉपी में होती है। कोज लिस्ट कोई भी वकील साहब जाके कोज लिस्ट को जाकर जज साहब के पास में जो पड़ी उसको निकाल कर देख सकता है कि इसमें मेरा जो मुकदमा आज का था उस पर कितनी तारीख को आपने वापस से दिया है। चलो, तो ये कोज लिस्ट क्यों आया था अभी अपने, क्या हुआ, कोज लिस्ट क्यों आया अभी अपने चर्चा में, टॉप एडजस्टमेंट लेने जा रहे हैं, कहाँ देखेंगे तारीख, हाँ तारीख कहाँ देखेंगे, तारीख यहाँ पर देखेंगे कोज लिस्ट का। चलो परंतु मैं पढ़ो जरा नेहा प्रमिला कोई भी ये 2-3 बातें दे रखी। ये कह रहा है कि हाँ, परंतु यदि वाद की सुनवाई प्रारंभ हो गई है तो जब तक न्यायालय उन असाधारण कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे सुनवाई का स्थगन अगले दिन से परे के लिए करना आवश्यक न समझे, वाद की सुनवाई दिन प्रतिदिन तब तक जारी रहेगी जब तक सभी हाजिर साक्ष्यों की परीक्षा न कर ली जाए। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि एविडेंस यदि कोर्ट में पड़ा है या विटनेस कोर्ट में आया हुआ पड़ा है और वो कह रहा है कि सर मैं ना 4 दिन के लिए छुट्टी लेकर आ गया हूँ, आप मेरी एग्जामिनेशन जो भी करवाना है करवा करूँ, तो मुझे फ्री करो, तो फिर कोर्ट अब उस विटनेस को ऐसा नहीं कहेगी 4 महीने बाद में आना। कोर्ट के ऊपर ये बाउंडेशन है कि जब तक कि वो विटनेस पूरी नहीं हो जाती तब तक दिन प्रतिदिन तारीख रखेंगे, एक दिन फिर अगले दिन फिर अगले दिन। सिविल में तो मैं आपको बताता नहीं हूँ, पर क्रिमिनल में कई बार ऐसी एविडेंस होती है कोर्ट टाइम खत्म हो जाता है 5 बजे, उस आदमी की एविडेंस शाम को 7-7 बजे तक चल रही होती है। देखा आपने कभी महसूस किया, पोक्सो में अमूमन ऐसा होता है। हाँ, उसकी एविडेंस इतनी लंबी खिंचती है वो जज साहब भी थक जाते हैं, वो आदमी भी थक जाता है और कहते हैं अपने कल की तारीख में, फिर कल की तारीख में जैसे शुरू हुआ वो वापस उसी एविडेंस को शुरू किया जाएगा। और कई बार ऐसा होता है एक ही एविडेंस सुनती है पूरी की पूरी कोर्ट उस आदमी को पूरे दिन भर प्रूफ करना थोड़ा भारी पड़ जाता है। तो क्या कहा, यदि एविडेंस मौजूद है तो दिन प्रतिदिन उस एविडेंस की परीक्षा होगी, एडजोर्नमेंट। क्या एविडेंस में क्या होता है, भाई फैक्ट ही बताएगा ना, पूरा मामला बताएगा। हाँ, अब मान लो कि एक कोई महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिस महिला की उम्र 18 साल से कम थी, उसका जब एग्जामिनेशन किया गया, मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, तो मेडिकल एक्सपर्ट ने ये माना कि साथ उस महिला की डेथ होने के पहले सेक्शन 375 का ऑफेंस हुआ है उसके साथ में। एलिगेशन किस पर लगे हैं, एक ऐसे आदमी पर लगे जो कि पैसों वाली आदमी है, बहुत बड़ा, या फिर चाहे कोई भी आदमी हो, चलो पैसों वालों को नहीं माना। तो अब
डॉक्टर साहब की बात रिपोर्ट पर उस वक्त क्या आई थी कि हमने उस महिला की जब डेड बॉडी को प्राप्त किया, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि उसके साथ इस तरह के ऑफेंस हुए, और वो आदमी जो एक्यूज्ड है उसके वकील साहब इन डॉक्टर साहब से एग्जामिनेशन में इस तरह की एग्जामिनेशन करवा रहे हैं कि कोई एक ऐसी बात उससे कहने से निकलवा दे जिससे कि वो एक्यूज और उस डॉक्टर साहब की कही हुई बात आपस में तारतम्य नहीं बैठे, विपरीत हो जाए। डॉक्टर साहब जो कोई भी बात कहेगा वहां पर एलडीसी बैठा रहता है कि वादी ने बताया, प्रतिवादी ने बताया ये, इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया। वकील साहब के सवाल को भी लिखता है और विटनेस के जवाब को भी लिखता है। कई बार एलडीसी भी खराब आता है। खराब आ जाता है क्या कि साक्ष्य ने कहा कि प्रतिवादी ने उसके सामने उसको लकड़ी की चोट खाली छोड़कर मारी, 20 रुपए दिए, गुटकोट को खुला दिया, वहां पर लिख दिया नहीं मारी, थोड़ी सी खाली जगह छोड़। कई बार इस तरह की बात होती है अमूमन, पर जज साहब जब बैठे रहते हैं तब किसी की हिम्मत होती नहीं, क्योंकि जज साहब अपनी ऑफिस का सार्वभौमिक अधिकारी होता है। जितने भी कर्मचारी उसके ऑफिस में काम कर रहे हैं उसको सस्पेंड करने का अधिकार उनका खुद का ही होता है। कौन सा नोटिस देते हैं? 16A और 16B, 16A और 16C का नोटिस चला जाता है, जो बड़ा खतरनाक नोटिस होता है। कौन देता है? अधिकारी। किनको? अपने कर्मचारियों को। तो घूमता रहे फिरता रहे तुमने इतनी कौन सा है? राजस्थान RSR, राजस्थान सर्विस रूल्स, 16CC का नोटिस ज्यादा भयंकर होता है। 16A का नोटिस भी चलता है वो। चलो आगे चले। कई बार है ना खड़ूस अधिकारी आ जाते हैं, कर्मचारी बेचारे बात करते हैं, काम करते हैं, पर उनकी काम को करने के लिए बात मानते नहीं, और वो बेचारा बार बार गया तो उसको नोटिस देके चुप करते थे। अब उस नोटिस का जवाब देते रहो, घूमते फिरते रहो। अमूमन ऐसा सुना होगा आप लोगों ने कि नौकरी में आने के लिए जो कंपटीशन करना पड़ता है वो उस कंपटीशन के आगे कुछ नहीं जो नौकरी में रहने के लिए करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है नौकरी में रहते हुए जो आदमी को सोच समझ कर चलना पड़ता है, सिंह अवलोकन करना पड़ता है। सिंह अवलोकन का मतलब शेर की तरह अवलोकन करके फिर चलना पड़ता है, इधर उधर सब जगह देख के, उसको कहते सिंह अवलोकन। चलो पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट पॉइंट तो क्या पढ़ा अपन? साक्ष्य यदि मौजूद है तो अब स्थगन मंजूर नहीं किया जाएगा, दिन प्रतिदिन की परीक्षाएं होंगी। दूसरा, किसी पक्षकार के अनुरोध पर कोई भी स्थगन ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जो उस पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो मंजूर नहीं किया जाएगा। स्थगन को तभी मंजूर किया जाएगा जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होगी। भाई पक्षकार जो आने वाला था उसके घर पे ऐसा कोई भीषण एक्सीडेंट हो गया या कोई शादी में सिलेंडर ही जल गए, अब वो परिवार वाला बेचारा वो क्या अपने परिवार वालों को हॉस्पिटल ले जाता फिर या यहाँ पर आकर एविडेंस देता फिर? जाहिर सी बात है परिस्थितियां बियॉन्ड कंट्रोल हो गई है, आउट ऑफ प्रूफ, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, एडजर्नमेंट अब स्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट, यह तथ्य स्थगन के लिए आधार नहीं माना जाएगा कि किसी पक्षकार का प्रेरण दूसरे न्यायालय में व्यस्त है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन सकता है कि स्थगन को कब कब मंजूर किए जा सकते हैं और कब कब मंजूर नहीं किए जा सकते। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो वकील साहब को आकर कह दे कि साहब ना कौन पक्षकार के साहब माना वकील साहब दूसरी कोर्ट में बीजिए तो स्थगन दे दो, तो क्या दिया जा सकता है? नहीं। नेक्स्ट, जहां प्लीडर की रुग्णता या दूसरे न्यायालय में उसके व्यस्त होने से भिन्न कारण से मुकदमे का संचालन करने में उसकी असमर्थता को स्थगन के लिए एक आधार के रूप में पेश किया जाता है, वहां न्यायालय तब तक स्थगन मंजूर नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसे स्थगन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार समय पर दूसरा प्लीडर मुकर्रर नहीं कर सकता। क्या कहा इसने कि साहब पार्टी कह रही है कि साहब वकील साहब दूसरी कोर्ट में बिजी है और या फिर बीमारी होने की वजह से वो आ नहीं सकते, अब मेरे को स्थगन दे दो। तो वकील साहब ने उस पक्षकार से जज साहब ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं था कि वकील साहब बिजी थे तो तुम दूसरे वकील को मुकर्रर कर लो? तो पक्षकार कह रहा है कि सर मेरे पास वास्तव में इतना टाइम नहीं मिला कि जिससे कि मैं दूसरे वकील साहब को उनकी जगह अपॉइंट कर सकूं। तो कोर्ट ने कहा वास्तव में रीजनेबल टाइम है, वो आदमी सही बता रहा है, तो स्थगन दिया जा सकता है। भाई हाथों हाथ अपॉइंट करने का मतलब ये है अपॉइंट किए जाने में मना नहीं है। मना इसलिए नहीं है कि उसको एड ही कर रहे हैं अपन, उनकी जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। सब्स्टिट्यूट यदि करना है तो फिर पहले वाले वकील साहब से एनओसी प्राप्त करनी पड़ेगी, है ना? तो हमें ऐड करना है, सब्स्टिट्यूट इंसर्ट करना है, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। तो इंसर्ट तो किसी को भी करवाया जा सकता है। चलो, और अच्छा वकील साहब अपॉइंट करने के लिए लगता क्या है? केवल वकालत समय तो लगता है।
अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम देने के लिए मुझे वकालतनामे पे नहीं जजमेंट में नाम चाहिए था। इन वकील साहब से मिला, मैंने कहा सर आपकी कोई फाइल पेशी में निर्णय में चल रही है? तो आपने बताया कि हाँ कल एक निर्णय में है। तो मैंने कहा गया मेरा नाम भी लिखवा देना। तो वकील साहब ने कहा आ जाना, वकालतनामा ले आना तुम दोबारा। वकालतनामा आजकल शायद कितने रुपए का आने लगे? 140 रुपए। उस वक्त शायद 80 रुपए का आ रहा था। तो वो 140 रुपए वकील साहब को नहीं खर्च करेंगे, मुझे ही खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा, वकालतनामे पर कौन साइन करके देगा जिससे कि मैं कोर्ट में उस आदमी की तरफ से पेश हो सकता हूँ? दोनों के साइन वही आदमी जो मुझे पेश करना चाह रहा है। वकील साहब अपने साइन करने से थोड़ी काम चल जाएगा। वकील के जो तो वकील साहब ने मेरे को बताया, सुनो मेरी बात, वकील साहब ने मेरे को बताया कि कल पक्षकार पार्टी आ रही है, उनके साइन करवा लेना, तुम्हारा नाम लिख देना, फिर कोर्ट में वकालतनामा पेश कर देना और जज साहब को कह देना कि जजमेंट सुनाओ ना, तो उस पर आप मेरा नाम भी लिख देना। तो वकील साहब के पास पार्टी आई, मैंने वकालतनामे पे मेरे नाम लिखे, उनकी सिग्नेचर करवा दिए। तारीख जब पड़ रही थी, सुनवाई हो रही थी, तो मैंने अपना वकालतनामा भी दे दिया उनकी तरफ से। कहा सर PhD की तैयारी कर रहा हूँ, प्लीज जजमेंट में मेरा नाम भी मेंशन कर दें। वकील साहब जज साहब को क्या जाने, कुछ नहीं जाना। एक बार तो ऐसा हुआ था, उन्होंने जजमेंट सुना भी दिया था, ऐड भी नहीं करते कोई भी होता है। हाँ कोई मैंने कहा ना वो अधिकारी भी हो जाते हैं, कौन से कई सारे अधिकारी खूसट भी हो सकते हैं। चलो 1 2 3 4 हो चुका अपना 5वां। जहाँ कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित है किंतु पक्षकार या उसका प्लीडर उपस्थित नहीं है अथवा पक्षकार या प्लीडर न्यायालय में उपस्थित होने पर किसी साक्षी की परीक्षा या प्रति परीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। क्या हुआ है? एविडेंस विटनेस तो मौजूद है मगर वकील साहब नहीं है। एविडेंस मौजूद है, वकील साहब है, मगर वकील साहब उसकी परीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, वह न्यायालय यदि वह ठीक समझे, ये बहुत घुमा फिरा के डाला हुआ, ध्यान रखना, यदि वो ठीक समझे तो ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हाँ, साक्षी का कथन अभिलिखित कर सकेगा और यथास्थिति पक्षकार या उसके प्लीडर द्वारा जो उपस्थित न हो अथवा पूर्वोक्त रूप में तैयार न हो साक्षी की मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने को अभिमुक्त करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वो ठीक समझे। क्या मतलब हुआ कि वकील साहब नहीं करवा रहे हैं तो विटनेस की एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन करवाने का आदेश दे देगा कि जब हो गई जाओ तुम हमारी तरफ से फ्री हो। तो कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है विटनेस को एग्जामिन करवाने के लिए। हो गई दोनों तीनों बातें। क्या क्वेश्चन आ सकता है इसका? हाँ, एग्जामिनेशन चीफ मुख्य परीक्षा अच्छा करवाने का मतलब ये कि नहीं करवाए जाकर भी उसको फ्री कर सकता है कि आप हमारी तरफ से फ्री हो, क्योंकि वकील साहब तो करवा ही नहीं रहे, करेगा। फिर उसको वापस से रिकॉल नहीं क्या कहेगी कोर्ट? हो गया। अब उस दिन क्या करवा लेना था ना आपको। चलो, तो ये क्या क्या बात लिखी उन्होंने? फर्स्ट पर तो दिन प्रतिदिन, सेकंड पर है नियंत्रण से बाहर और रुग्णता के आधार पर, और तीसरा है रुग्णता, चौथा है समय नहीं है और पांचवा है तैयार नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? दिन प्रतिदिन, दूसरा है नियंत्रण के बाहर, तीसरा है बीमारी रुग्णता, चौथा है समय नहीं है, कोर्ट में उपस्थित नहीं है। तो फिर रुग्णता का पॉइंट इसी में चौथे में रुग्णता और समय नहीं है दोनों, है ना। और पांचवा तैयार नहीं है वकील साहब। तो इन 5 बिंदुओं को इस तरह से याद करते हुए इन पांचों को एलिमेंट आप याद कर सकते हो। हाँ, बीमारी है उस वजह से। अब ये जो अपन रूल नंबर 2 देखने वाले हैं, ये यदि पक्षकार न्यायिक पर संजात होने में असफल रहते हैं तो क्या प्रक्रिया है। तो मेरी बात सुनो, यदि वादी ने कोर्ट से एडजॉर्नमेंट ले लिया कि साहब अगली तारीख को पेश हो जाएंगे, और क्या कर देना, अगली तारीख को कार्यवाही सुनवाई कर लेंगे, और अगले दिन ना वादी नहीं आया, फिर एडजॉर्नमेंट पड़ गया, फिर वादी नहीं आया। जब न्यायालय के सामने वादी बार बार नहीं आता है तो कोर्ट क्या कर सकती है? खारिज कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि प्रतिवादी नहीं आता है तो एक्स पार्टी कर सकते हैं। तो ऑर्डर नंबर 17 में ये लिख रखा है कि वो चाहे तो वादी और प्रतिवादी नहीं आने की स्थिति में इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। और फिर वकील साहब क्या करते हैं? नहीं, एडजॉर्नमेंट तो हो गए, मतलब एडजॉर्नमेंट जितने होने थे हो गए, वाद खारिज हो गया, एक्स पार्टी हो गया। जब ऑर्डर नंबर 17 में कार्रवाई खत्म हो जाती है तो फिर वकील साहब ऑर्डर नंबर 9 में एक एप्लीकेशन पेश कर देते हैं जिसमें एक्स पार्टी आदेश को सेटिस्फाइड करवाने का एप्लीकेशन ऑर्डर नंबर 9 13 में,
और एक पक्षीय आदेश को सुनकर उसी आदेश को वापस से रीस्टोर करवाना। ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 9। ऑर्डर 9 रूल 9 हाँ, 13 में तो एक्स पार्टी को वो अपास करवाना है। और 9 में खारिजी को अपास करवा के वापस करना, यही था ना। तो जब ऑर्डर नंबर 17 में बात खारिज हो जाता है, इसके बावजूद कि भी स्थगन 3 से ज्यादा बार दे दिया, तो फिर एप्लीकेशन कौन सी लगाते हैं वकील साहब? 9। यही बात लिख रखी है, पॉइंट नंबर 2 है। पढ़ो जरा। यदि पक्षकार नियत दिन पर उपसंचय होने में असफल रहते हैं तो प्रक्रिया वाद की सुनवाई जिस दिन के लिए स्थगित हुई है, यदि उस दिन पक्षकार या उनमें से कोई उपसंचार होने में असफल रहते हैं तो न्यायालय आदेश 9 द्वारा उस निर्दिष्ट अंगों में से एक से वाद का निपटारा करने के लिए अग्रसर हो सकेगा या ऐसे अन्य आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। क्या हुआ? अनुपस्थिति में यदि खारिज कर दिया गया, एक्स पार्टी कर दिया, तो अब न्यायालय कौन सी कार्यवाही कर सकता है? आदेश नंबर 9 की। और आदेश नंबर 9 के 9 में कौन सी कार्यवाही होती है? खारिजी को पास करना। और 9 के 13 में एक्स पार्टी आदेश को पास करना। तो 17 से कार्यवाही कहाँ चलेगी? और अब वापस से रिस्टोर कर लो, कार्यवाही सुन लो, तो स्थगन का कोई मतलब नहीं हुआ। वैसे ये चीज हट जानी चाहिए थी यहाँ से। यदि ये हटेगी नहीं तो ये वाली कार्यवाही चलती रहेगी। ऑर्डर नंबर 18। ज्यादा लेट हो गए क्या अपन? 1 घंटे 26 मिनट हो गए। आज तो रिकॉर्डिंग में डालेंगे अपन ने। चलो बंद करो।